Hello guys, welcome on my YouTube channel Competeria. In the previous lecture of environment ecology, we will discuss about koila gasikaran, blue carbon. Now before wasting the time, we will start our environment and ecology new chapter. कार्बन फुटप्रिंट्स किसी एक व्यक्ति, संस्था या उत्पाद द्वारा किया जाने वाला कुल कार्बन उत्सर्जन की मात्रा की गणना कार्बन फुटप्रिंट्स के तहत की जाती है। कार्बन फुटप्रिंट्स किसी व्यक्ति, संस्था आदि के द्वारा उत्सर्जित किए जाने वाले कुल कार्बन की मात्रा से। कार्बन फुटप्रिंट्स का सिद्धांत इकोलॉजिकल फुटप्रिंट से निकला है। यह इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का ही एक अंश है। वर्तमान में कार्बन फुटप्रिंट्स का अभिप्राय किसी के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन या ग्रीन हाउस गैसों के कुल उत्सर्जन से भी लगाया जा रहा है। पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन EIA मसौदा 2020 मार्च 2020 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण प्रभाव आकलन 2020 का एक मसौदा जारी किया गया था। इसके तहत सामाजिक और आर्थिक प्रभाव और उन प्रभावों के भौगोलिक विस्तार के आधार पर सभी परियोजनाओं और गतिविधियों को 3 श्रेणियों A, B1 और B2 में विभाजित किया गया है। इसमें सभी B2 परियोजनाओं सिंचाई, रासायनिक उर्वरक, एसिड निर्माण, जैव चिकित्सा, अपशिष्ट उपचार सुविधाएं, भवन निर्माण और क्षेत्र विकास, एलिवेटेड रोड और फ्लाईओवर, राजमार्ग या एक्सप्रेसवे आदि को सार्वजनिक परामर्श से छूट दी गई। पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन यह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत एक अनिवार्य प्रावधान है जो विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में पर्यावरणीय चिंताओं के साथ विकासशील गतिविधियों के सामंजस्य को स्थापित करने वाली संकल्पना है। किसी एक प्रस्तावित परियोजना के संभावित पर्यावरणीय प्रभाव के मूल्यांकन हेतु निर्धारित की गई प्रक्रिया है। इसमें जैसे कि खनन, सिंचाई, बांध, औद्योगिक इकाई या अपशिष्ट उपचार संयंत्र, ऐसी परियोजनाओं के संभावित प्रभावों का वैज्ञानिक तरीके से अनुमान लगाया जाता है। भारत में पर्यावरण प्रभाव आकलन का विकास। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत भारत ने 1994 में अपने पहले पर्यावरण प्रभाव आकलन मानदंडों को अधिसूचित किया, जो प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग और प्रदूषण की नियंत्रित करने वाली गतिविधियों को विनियमित करने के लिए एक विधिक ढांचा स्थापित करता है। पर्यावरण प्रभाव आकलन 2006 भारत सरकार 1994 के बाद सन 2006 में पर्यावरण प्रभाव आकलन के मानदंड लेकर आई, जिसमें प्रावधान थे कि इसमें पर्यावरण प्रभाव आकलन की प्रक्रिया के विकेंद्रीकरण पर बल प्रदान किया गया। किसी परियोजना की स्थापना के पहले मूल्यांकन समिति के गठन का प्रावधान किया गया। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा जन सुनवाई भी की जाने लगी। वर्ष 1994 के पर्यावरण प्रभाव आकलन को वर्ष 2006 में संशोधित मसौदे के साथ परिवर्तित कर दिया गया और वर्ष 2006 की पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना अब तक कार्य कर रही है। एकीकृत आवास मूल्यांकन के लिए ग्रीन रेटिंग, जिसको बोलते हैं गृह, आवास और शहरी मामले मंत्रालय द्वारा दिसंबर 2020 में 12वें गृह वर्चुअल समिट का विषय जो है कायाकल्प करने वाली लचीली आदतें, ऐसा रखा गया है कि हरित भवन 17 विकास लक्ष्यों में से 9 का समाधान कर सकता है। गृह क्या है? इसमें नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा विकसित किया गया और इसकी संकल्पना ऊर्जा और संसाधन संस्थान द्वारा की गई थी। इस रेटिंग प्रणाली को भारत द्वारा जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन में प्रस्तुत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित स्वैच्छिक योगदान में भारत की स्वयं की ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग प्रणाली के रूप में
मान्यता प्रदान की गई है। ग्रीन बॉन्ड या हरित बॉन्ड। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि भारत में ग्रीन बॉन्ड जारी करने की लागत प्रायः अन्य बॉन्डों की तुलना में अधिक रही है, जिसका प्रमुख कारण सूचना विषमता है। वस्तुतः ये बॉन्ड पर्यावरणीय सुरक्षा से संबंधित है, जिसे मुख्यतः हरित परियोजनाओं को संचालित करने हेतु धन जुटाने के लिए जारी किया जाता है। इसके जरिए नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन, स्थायी जल प्रबंधन, ग्रीन पावर, सोलर पावर, बायोमास पावर, स्मॉल हाइड्रो पावर, वेस्ट टू पावर आदि जैसे हरित परियोजनाओं के लिए धन जुटाया जाता है। भारत ने वर्ष 2015 में हरित बॉन्ड बाजार में प्रवेश किया। मार्च 2015 एक्सिम बैंक इंडिया ने $50 करोड़ का 5 वर्षीय हरित बॉन्ड जारी किया, जो भारत का प्रथम हरित बॉन्ड है। प्रथम ग्रीन बॉन्ड। विश्व का पहला आधिकारिक ग्रीन बॉन्ड 2009 में विश्व बैंक द्वारा जारी किया गया था। विश्व बैंक ग्रीन बॉन्ड का एक प्रमुख जारीकर्ता है। विश्व बैंक ने 2019 में जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों के लिए वित्त पोषण में +13 बिलियन से अधिक जारी किया। जलवायु परिवर्तन राष्ट्रीय अनुकूलन कोष NAFCC अगस्त 2015 में राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन निधि की स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य था कि जलवायु परिवर्तन के विपरीत परिणामों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों हेतु जलवायु परिवर्तन अनुकूलन की लागत को पूरा करना और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सहायता करना, जो अनुकूलन की लागत को पूरा करने में जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से निपटने में पूर्णतया सक्षम नहीं है। नाउ बायोडाइवर्सिटी। पृथ्वी पर पाई जाने वाले सजीव जीवों की सभी किस्में सामूहिक रूप से जैव विविधता का गठन करती हैं। भारत विशाल जैव विविधता का देश है और यह विश्व के 12 मेगा विविधता वाले देशों में शामिल है। जैव विविधता के 3 स्तर, जिसमें पहला आनुवांशिक विविधता या आनुवांशिक स्तर पर, दूसरा स्पीशीज विविधता या स्पीशीजों के स्तर पर और तीसरा है पारितंत्र की विविधता या पारितंत्र के स्तर पर। जैव विविधता के हॉट स्पॉट। नॉर्मन मायर्स ने हॉट स्पॉट की अवधारणा को यथास्थान संरक्षण के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में नामित करने के उद्देश्य से 1988 में विकसित किया था। उनके अनुसार हॉट स्पॉट पृथ्वी पर जैव विविधता के सबसे समृद्ध और संकटापन्न संग्रह है। किसी हॉट स्पॉट को निर्धारित करने के मानदंड हैं कि इस क्षेत्र में 1500 से अधिक स्थानिक स्पीशीज नहीं होनी चाहिए। इस क्षेत्र में 1500 से अधिक स्थानिक स्पीशीज होनी चाहिए और दूसरा है इसका 70% से अधिक मूल पर्यावास नष्ट हो चुका हो। विश्व में 25 जैव विविधता हॉट स्पॉट की पहचान की गई है। इन 25 हॉट स्पॉट का कुल क्षेत्र कुल भूभाग का 1.4% है। यहाँ 44% पादप और 35% स्थलीय कशेरुकी पाए जाते हैं। भारत में हॉट स्पॉट। विश्व में मौजूद जैव विविधता के 35 वैश्विक हॉट स्पॉट्स में से 4 भारत में विद्यमान हैं। इनमें से 2 हॉट स्पॉट पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय को अत्यधिक तप्त हॉट स्पॉट क्षेत्र में रखा गया है। पूर्वी हिमालय हॉट स्पॉट उत्तर पश्चिम भारत और भूटान तक फैले हुए हैं। 1780 में 2500 मीटर की ऊंचाई तक समशीतोष्ण वन पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट क्षेत्र भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी तट के समांतर हैं और महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल में लगभग 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। कम ऊंचाई पर पाए जाने वाले वन अधिकतर सदाबहार हैं, जबकि 500 से 1500 मीटर की ऊंचाई पर अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं। उत्तर पूर्व भारत देश का सर्वाधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है। विशेष रूप से आर्किड, बांस, फर्न, सिस्ट्रस का मतलब हुआ संतरा,
केला, आम और जूट से समृद्ध है। भारत मूंगा चट्टानों यानी कि कोरल रीफ के मामले में भी समृद्ध है। भारतीय समुद्रों में मुख्य मूंगा संरचनाएं मन्नार की खाड़ी, पाल्क खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में पाई जाती है। भारत के प्रमुख हॉटस्पॉट क्षेत्र में पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा और सुंडालैंड हैं। जैव विविधता से सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है, जो 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य स्थित है। वो मध्य रेखा के पास जैव विविधता बढ़ जाती है तथा ध्रुवों की ओर ये घटती जाती है। उच्चतर अक्षांश की तुलना में निम्नतर अक्षांश में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। पर्वतीय क्षेत्र में उच्चतर चोटियों की तुलना में निम्नतर चोटियों में जैव विविधता सामान्यतः अधिक होती है। जैव विविधता ह्रास के प्रमुख कारणों में प्राकृतिक आवासों का ह्रास, प्राकृतिक संसाधनों का अतिदोहन, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, वन क्षेत्र का कम होना और अवैध शिकार तथा खनन ये सभी शामिल हैं। जैव विविधता का संरक्षण, इसको 2 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली है निजी स्थानिक या निजी स्थानीय संरक्षण। इस प्रकार के संरक्षण के अंतर्गत पौधों और प्राणियों को उनके प्राकृतिक वास स्थान या सुरक्षित क्षेत्रों में संरक्षित किया जाता है। संरक्षित क्षेत्र भूमि या समुद्र के वे क्षेत्र हैं जो संरक्षण के लिए समर्पित हैं और जैव विविधता को बनाए रखते हैं। दूसरा है परिस्थानिक या परस्थानीय संरक्षण। पादपों और प्राणियों का उनके पर्यावास के बाहर संरक्षण, इसमें वनस्पतिक उद्यान, चिड़ियाघर, जीन बैंक, बीज बैंक, उत्तक संवर्धन और क्रायो प्रिजर्वेशन सम्मिलित है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की अवधारणा को 1975 में यूनेस्को के मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम के एक भाग के रूप में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य है परितंत्रों और इनके आनुवांशिक पदार्थ का संरक्षण। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में कोर, बफर और ट्रांजिशन क्षेत्र सम्मिलित होते हैं। कोर क्षेत्र में ये पूर्णतया सुरक्षित है और मानव गतिविधियों द्वारा कम से कम बाधित प्राकृतिक क्षेत्र है। ये कानूनी तौर पर संरक्षित ऐसा परितंत्र है जिसमें किसी विशेष उद्देश्य के लिए अनुमति को छोड़कर प्रवेश की अनुमति नहीं है। वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए विनाशकारी नमूना निषेध है। दूसरा है बफर क्षेत्र, कोर क्षेत्र के चारों तरफ का क्षेत्र ही बफर क्षेत्र कहलाता है। तीसरा है संक्रमण क्षेत्र, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का सबसे बाहरी भाग है। यह आरक्षित क्षेत्र प्रबंधन और स्थानीय लोगों के मध्य सक्रिय सहयोग का ऐसा क्षेत्र है इसमें बस्तियां, फसल उगना, वानिकी, मनोरंजन जैसी गतिविधियां और अन्य आर्थिक क्रियाकलाप संरक्षण के उद्देश्यों के साथ सामंजस्य बनाते हुए संपन्न किए जाते हैं। जैव विविधता संरक्षण के प्रयास में वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972, इसमें अवैध शिकार और व्यापार को रोकने के लिए जुर्माना और दंड का प्रावधान है। वन्य पादप और जंतुओं की संकटापन्न स्पीशीज़ों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौता साइट्स और ये समझौता 1 जुलाई 1975 से लागू है। इसके साथ साथ भारत ने जैविक विविधता समझौते CBD भी हस्ताक्षर किए हैं। यह हस्ताक्षर 29 दिसंबर 1993 को पृथ्वी सम्मेलन के दौरान रियो डी जेनेरो में किए गए थे। इस समझौते के 3 मुख्य उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण, दूसरा जैव विविधता का सतत संपोषणीय विकास और उपयोग और तीसरा आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से होने वाले लाभों का स्वस्थ और समान बंटवारा। नाउ द कार्टाजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल, जैव विविधता कन्वेंशन के तत्वाधान में कार्टाजेना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल की 29 जनवरी 2000 को अंगीकार किया गया। भारत ने 17 जनवरी सन 2003 को इस समझौते पर हस्ताक्षर किए तथा 11 दिसंबर 2003 से यह प्रभावी हुआ। कार्टाजेना प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है
जो आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप आनुवांशिक रूप से संशोधित जीवों के संचालन को नियंत्रित करती है। जैविक विविधता अधिनियम (बीडी एक्ट) जैव विविधता के नुकसान को रोकने के साथ साथ नुकसान से होने वाले प्रभाव को खत्म करने के उद्देश्य से भारत ने वर्ष 2002 में इसे अपनाया था, जो कानूनी रूप से बाध्यकारी एक बहुपक्षीय संधि है। इसके 3 मुख्य लक्ष्य हैं: जैव विविधता का संरक्षण, इसके घटकों का सतत उपयोग और आनुवंशिक संसाधनों से होने वाले लाभों का उचित और न्याय संगत साझाकरण। 5 जून 1992 को रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान CBD पर हस्ताक्षर के लिए प्रस्ताव लाया गया था और 29 दिसंबर 1993 को यह अभिसमय लागू हुआ। जैव विविधता संरक्षण के अंतर्राष्ट्रीय प्रयास। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN ये एक वैश्विक प्राधिकरण है जिसकी स्थापना वर्ष 1948 में की गई थी, जो सरकारों और नागरिकों दोनों से मिलकर बना संघ है। यह संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है और इसका उद्देश्य है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु कार्य करना और विश्व की सबसे विकट पर्यावरण और विकास संबंधी चुनौतियों के लिए व्यावहारिक समाधान खोजने में सहायता करना है। ये अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ संकटग्रस्त प्रजातियों से संबंधित रेड डाटा बुक जारी करता है। रेड डाटा बुक क्या होता है? इसमें ऐसे संकटापन्न जीवों की प्रजातियों के प्रकार और उन प्रजातियों का वर्णन किया जाता है जो कि विलोपन के खतरे से गुजर रहे हैं। IUCN की संकटग्रस्त जातियों की रेड लिस्ट पौधों और जंतुओं की प्रजातियों के वैश्विक संरक्षण स्थिति की दुनिया की सबसे व्यापक सूची है। यह हजारों प्रजातियों के विलुप्त होने के जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए मात्रात्मक मानदंडों का उपयोग करती है। IUCN रेड लिस्ट को जैविक विविधता की स्थिति के लिए सबसे आधिकारिक मार्गदर्शन के रूप में मान्यता प्राप्त है। रेड लिस्ट का निर्माण एवं प्रबंधन IUCN ग्लोबल स्पीसीज प्रोग्राम, स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन और IUCN रेड लिस्ट पार्टनरशिप द्वारा निर्मित और प्रबंधित की जाती है। रेड डाटा बुक में प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। इसमें 3 प्रकार के पेज का प्रयोग किया जाता है। हरा पेज, इन प्रजातियों के ऊपर कोई खतरा नहीं रहता। गुलाबी पेज, इन प्रजातियों के ऊपर खतरा रहता है। लाल पेज, इस प्रकार के प्रजाति समाप्त होने वाले होते हैं या समाप्त हो चुके होते हैं। विलुप्त प्रजाति। IUCN के अनुसार किसी भी प्रजाति को तब विलुप्त माना जाता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में 50 वर्ष से न देखी गई हो। विलुप्त प्राय प्राणियों की लिस्ट को 9 वर्गों में विभाजित किया गया है, जो पहली है विलुप्त, दूसरी वनों में विलुप्त, तीसरी गंभीर रूप से लुप्त प्राय, चौथी है लुप्त प्राय, 5वीं है असुरक्षित, 6ठी है संकट प्राय, 7वीं है संकट मुक्त, 8वीं है आंकड़ों का अभाव और 9वीं है आकलन नहीं किया गया। रेड डाटा अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की पुस्तक IUCN के अनुसार भारत में गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजातियों के पौधों और जानवरों की 132 प्रजातियों को सूचीबद्ध किया गया है। संवेदनशील श्रेणी में शामिल हैं हिम तेंदुआ। ये उच्च हिमालय क्षेत्र के साथ साथ जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। दूसरा है ओलिव रिडले कछुआ, हिंद और प्रशांत महासागर के ग्राम जल के क्षेत्र में। तीसरा है कोआला, जो कि सवाना क्षेत्र में। इसके बाद है क्लाउड लेपर्ड, जो हिमालय की तलहटी के साथ साथ चीन की मुख्य भूमि और दक्षिण पूर्व एशिया तक भारत के मिजोरम स्थित डंपाबाद अभयारण्य को क्लाउड लियोपर्ड अध्ययन स्थल के रूप में चुना गया है। ये मेघालय का राजकीय पशु है। ड्यूगोंग कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के साथ साथ लाल सागर में पाया जाता है। ब्लैक नेक्ड सारस अरुणाचल प्रदेश के मोनपास समुदाय द्वारा इसे दलाई लामा का अवतार माना जाता है और ये सर्दियों में तिब्बत और चीन से भारत के अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख और भूटान में प्रवास करता है।
संकटग्रस्त में है रेड पांडा। असम, सिक्किम और उत्तरी अरुणाचल प्रदेश में एशियाई हाथी ये राष्ट्रीय पशु धरोहर घोषित किया गया है। अति संकटग्रस्त में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो कि राजस्थान, गुजरात, मध्य भारत और पूर्वी पाकिस्तान के बाद पिग्मी पोशम अल्पाइन क्षेत्र में, और हम्प बैक महसीर ये कावेरी नदी बेसिन में पाया जाता है। और बंगाल फ्लोरकन यह अपने आकर्षक नृत्य के लिए जाना जाता है और असम, अरुणाचल, नेपाल तथा कंबोडिया में पाया जाता है। बहुत कम संकटग्रस्त और फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल रूब बगुला गोवा का राजकीय पक्षी है। यह प्रायद्वीप भारत में दक्षिण आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी में पाया जाता है। बार हेडेड गूज मध्य चीन और मंगोलिया में पाए जाते हैं और सर्दियों में भारत में प्रवास करते हैं। संकट के नज़दीक में है यूरेशियन ओटर। यूरेशिया, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, आयरलैंड से लेकर रूस तक और मध्य पूर्व में पूर्व ईरान, जॉर्डन और इजराइल तक। आज का लेक्चर यहीं तक। अगले लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर बायोडाइवर्सिटी 2011 to 2020। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो जमकर लड़ा नहीं। कॉम्ट एरिया का उद्देश्य है सभी पढ़ें सभी बढ़ें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। कॉम्ट एरिया नियमित नित्य बहुत ही रोमांचक और तकनीकी लेक्चर्स लेकर आता रहता है। इसके तकनीकी लेक्चर्स का लाभ लें। पर्यावरण, पारिस्थितिकी और बायोडाइवर्सिटी के बहुत ही रोचक लेक्चर्स बराबर आते रहेंगे और लेक्चर्स का लाभ लेते रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। कॉम्ट एरिया लेक्चर्स देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।